हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5th लेक्चर के बारे में। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 5th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 2nd पार्ट के बारे में। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल के 2nd पार्ट में ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनकी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी ये पता लगाएंगे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप्स के होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसके साथ ही इन दोनों कैटेगरीज के डिफरेंस को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करते हुए आज हम इसके बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, पॉलिसीज, नॉर्म्स और मेथड्स होते हैं जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है अकाउंटिंग करने के लिए। यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, समरी प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, एनालाइज करके इंटरप्रेट करना। इन सभी को करने के लिए अकाउंटिंग में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं और उन्हीं रूल्स को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स बेसिक 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्लासिफिकेशन 2 डिफरेंट टाइप्स में की गई है। फर्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और सेकंड हमारे पास है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दोनों ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी दोनों ही रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आइडियाज हैं, एजम्पशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आखिरकार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते क्या हैं। अब देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट हमारे पास है अकाउंटिंग और सेकंड हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग का मीनिंग आप सबको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और फाइनली बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ये सब परफॉर्म करने के लिए अकाउंटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें फॉलो करने होते हैं, यानी कुछ बेसिक एजम्पशंस, कुछ बेसिक आइडियाज, कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस जिसकी हेल्प से हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट्स की बुक्स में आइडेंटिफाई करते हुए, उनकी मेजरमेंट करते हुए, उनको रिकॉर्ड करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। यानी कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? बेसिक आइडियाज। या फिर हम इसको कह सकते हैं बेसिक एजम्पशंस, जो कि हमें अकाउंटिंग में फॉलो करनी होती है। यानी इन शॉर्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अकाउंट की बुक्स में पहले आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें या ना करें। फिर उसके बाद हम उसकी मेजरमेंट करते हैं करेंसी में, रुपीस में, डॉलर्स में, पाउंड्स में। फाइनली जब मेजरमेंट हो जाती है फिर हम उसको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हुए रिकॉर्ड करते हैं और फिर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं
जितने भी बेसिक एजम्पशंस हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इन शॉर्ट अगर वन वर्ड हम यहां पर मेंशन करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू अकाउंटिंग फंडामेंटल एजम्पशंस। यानी ये कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं, कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज हैं जो अकाउंटिंग के लिए ही यूज किए जाते हैं। इसका मतलब अगर हम ये एजम्पशंस फॉलो ना करें तो हो सकता है हम अपनी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ही ना पाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करते तो हम अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ना ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ना ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक अपनी अलग पहचान रखना। सो ये एक एजम्पशन है, अकाउंटिंग में यूज की जाने वाली ये एक एजम्पशन है। और ये एजम्पशन ये कहती है कि बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो अपने नेम से जानी जाती है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ताकि ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस में रिकॉर्ड ना कर सकें। सो आप खुद सोचो, अगर ये कॉन्सेप्ट हम अकाउंटिंग में फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेगा, जिसके कारण उसको अपना परफेक्ट परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो अपने घर की ट्रांजैक्शन भी इसमें परफॉर्म कर रहा है, अपनी फैमिली एक्सपेंडिचर भी इसमें रिकॉर्ड कर रहा है। सो अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाएगा तो एक बिजनेसमैन अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करेगा तो उसको अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो तो अपने घर के खर्चे भी इसमें रिकॉर्ड कर रहा है। सो सिंपल है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, एक एजम्पशन है। और वो एजम्पशन क्या कहती है? ये एजम्पशन ये कहती है कि बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी रखता है ऑनर से। ऑनर एक सेपरेट बंदा है, बिजनेस एक सेपरेट बंदा है। दोनों की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, दोनों अपने अपने वे से रिएक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमें पर्सनल ऑनर की ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना, हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट मेंटेन करना है, ताकि हम बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर सकें। यानी इन शॉर्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं वो एजम्पशंस होती हैं, क्योंकि रियलिटी में बिजनेस ही ऑनर है, ऑनर ही बिजनेस है, ये हमें भी पता है। ऑनर है तो बिजनेस ऑपरेट होगा, ऑनर नहीं है तो बिजनेस कैसे ऑपरेट होगा? बिना ऑनर के कोई बिजनेस ऑपरेट हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन फिर भी हमें यह मानना पड़ता है कि ऑनर की अपनी पहचान है और बिजनेस की अपनी पहचान है। मानना पड़ता है मतलब ये एक एजम्पशन है, रियलिटी नहीं है, ये एक एजम्पशन है। सो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे बेसिक एजम्पशंस हैं जो अकाउंटिंग करने के टाइम पर हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं, चाहे वो रियलिटी से बहुत दूर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें उनको मानना पड़ता है, ताकि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकें। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट उसी की एक एग्जाम्पल है जो ये कहती है कि बिजनेस की पहचान अपनी अलग पहचान होती है और हमें केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, पर्सनल ट्रांजैक्शन को नहीं। तो ये क्या है? एजम्पशन ही तो है, रियलिटी तो नहीं है। सो व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? सो यहां पर हमें कह रहे हैं
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द फर्स्ट काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ही हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रूल्स और रेगुलेशंस ही हैं, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि अकाउंटेंट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइडिया, थॉट, फंडामेंटल बेसिक एजम्पशंस, जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक, ये कुछ ऐसी बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस हैं जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करनी पड़ती है विदाउट एनी चेंज। हर बिजनेस में ये एज इट इज फॉलो होती हैं, चाहे आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट्स एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं, इनमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटेंट्स के द्वारा डेवलप किए गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत देर तक ऑब्जर्व करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको डेवलप किया गया है और इनमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। आपका कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में हमें बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ऑनर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि एजम्पशन बेस्ड हैं, यानी ये है तो रूल्स ही लेकिन एजम्पशन बेस्ड है, मानना पड़ता है हमें और उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। और ये कॉन्सेप्ट्स बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने, उनको मेजर करने, उनकी रिकॉर्डिंग करने और क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स, यानी अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा। फर्स्ट बेनिफिट इज आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम केवल और केवल जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उसी को रिकॉर्ड करते हैं, और जो पर्सनल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस ही नहीं पता चलेगी। सो पहला बेनिफिट क्या होगा, सिंपल, अगर हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइम पर, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस की हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक हैं, यानी पर्सनल हैं। और जब हमें डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यानी इन शॉर्ट, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, यह हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है। अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ना हो सकता है हम गलती से सारी ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दें, और अगर सारी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे तो हमें तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी। सेकेंड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब जैसे आपको पता है कि भाई इंग्लिश में ग्रामर रूल्स होते हैं जो कि हर जगह अप्लाई किए जाते हैं ताकि इंग्लिश की कम्युनिकेशन में यूनिफॉर्मिटी आ सके। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने से क्या बेनिफिट होगा, दे विल ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अगर हर पर्सन सेम रूल्स फॉलो करेगा, सेम पॉलिसीज फॉलो करेगा, तो जितने भी अकाउंटिंग की जाएगी उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। हर बिजनेस एक दूसरे के साथ अपनी स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है, कंपेयर कर सकता है और स्टडी भी कर सकता है। जैसे इंग्लिश की कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर रूल्स बने हैं ताकि इंग्लिश की कम्युनिकेशन यूनिफॉर्म हो सके हर जगह। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के रूल बने हैं ताकि अकाउंटिंग की जो भी परफॉर्मेंस की जाएगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी, वो यूनिफॉर्म हो सके और हर बंदा उसको अंडरस्टैंड कर सके, एनालाइज कर सके, स्टडी कर सके। ऐसे थर्ड बेनिफिट हमारे पास है कम्युनिकेट सेम रिजल्ट टू द एंड यूजर।
अब आपको पता है कि एंड यूजर्स वो पर्सन्स होते हैं जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे बिजनेस में ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स अकाउंटिंग के रिजल्ट को यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए। मैनेजर्स होते हैं बिजनेस में, मैनेजर्स अकाउंटिंग के रिजल्ट को देखते हैं डिसीजंस लेने के लिए। एंड यूजर्स में इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखते हैं पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। यानी अकाउंटिंग में बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो अकाउंटिंग के रिजल्ट को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे तभी तो रिजल्ट सेम आएगा। यानी इन शॉर्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने का बेनिफिट क्या होगा? इट विल हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द सेम रिजल्ट टू एंड यूजर्स, यानी ऑनर को, मैनेजर को, इन्वेस्टर को, जिनको भी अकाउंटिंग रिजल्ट चाहिए वो इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम रिजल्ट सभी को मिलेगा, लेकिन सेम रिजल्ट तभी सभी को मिलेगा जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाएंगे। अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किए जाएंगे तो हो सकता है रिजल्ट गलत आए या सही ना आए और हर बंदे को अलग अलग इंफॉर्मेशन मिले। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने के एक बेनिफिट ये भी है कि दे विल हेल्प इन कम्युनिकेटिंग सेम रिजल्ट टू ऑल द यूजर्स। जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो मैनेजर हैं, ऑनर है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सभी को सेम रिजल्ट मिलेगा और सभी उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन इजीली ले सकते हैं। सो ये थे हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इन शॉर्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस हैं जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की फर्स्ट कैटेगरी हैं, जिनको कि अकाउंटेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है, कॉमनली बिजनेस में अप्लाई किया जाता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। रिजल्ट कभी भी सेम नहीं आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब देखा जाए तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी रूल्स और रेगुलेशंस ही हैं। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फर्स्ट कैटेगरी हैं, सिमिलरली अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एजम्पशन बेस्ड नहीं होते, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं। यानी ये ओवर द पीरियड लगातार कई सालों से यूज करते आ रहे हैं लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक तरह से ना ट्रेडिशन बन चुका है, जिसको हम बोलते हैं कस्टम। ये कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो काफी सदियों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं और इनको आज भी फॉलो किया जाता है। जैसे हर फेस्टिवल के पीछे एक ट्रेडिशन होता है, लोग वो फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, हर फेस्टिवल की एक मान्यता होती है। सिमिलरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कई सदियों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए आज भी इनको फॉलो किया जाता है। इन शॉर्ट अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक तरह से कस्टम बन चुके हैं, ट्रेडिशन बन चुके हैं, जिनको फॉलो करने से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में बेनिफिट मिलता है। अब अगर डिफरेंस देखा जाए तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एजम्पशंस हैं जबकि ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जबकि ये डेवलप नहीं किए गए हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं जो हजारों सालों सदियों से यूज कर रहे हैं लोग और आज भी यूज कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स नॉर्मली फॉलो किए जाते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन ये फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है जितनी इंफॉर्मेशन है वो पूरी शो करो। इसका मतलब ये जो कन्वेंशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइम पर फॉलो किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं। बेसिक डिफरेंस यही है
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन दोनों रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के लिए बने हैं, रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉलो किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जो ये कहता है कि एक अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर यह ध्यान रखना होगा कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसी के काम आएगी ही नहीं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन किसी के काम नहीं आएगी। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन तो खतरनाक हो जाती है। अगर आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे तो उससे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। सो फुल डिस्क्लोजर एक कन्वेंशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। फुल डिस्क्लोजर एक कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन कब फॉलो किया गया? जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। यानी ये कन्वेंशन कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यूजलेस है। तो आई होप अब आपको डिफरेंस पता चल चुका है। कॉन्सेप्ट्स ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग के लिए है और कन्वेंशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के टाइम पर फॉलो किए जाते हैं, जिसमें से सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी किसी को भी। सो अगर हम ये कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, ये कन्वेंशंस जो हैं वो फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। जबकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको फॉलो करना जरूरी है, वो बाय लॉ क्रिएट किए गए हैं, इसलिए उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इनको फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें हमारा ही बेनिफिट होगा। जैसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में ये हेल्पफुल होते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करना, मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करना, बहुत सारे इसके कन्वेंशंस हैं। देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास 4 कन्वेंशंस हैं। तो अगर आप उन 4 कन्वेंशंस को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर की जा सकती है। सो ऐसे ही सेकेंड बेनिफिट हमारे पास है, मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर एंड मीनिंगफुल। सिंपल है। अब देखिए, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, और कन्वेंशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं तो ये कन्वेंशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक तो क्लियर करेंगे, यानी कोई भी इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, और दूसरा वो मीनिंगफुल बनाएंगे, यानी ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी जो इजी टू अंडरस्टैंड तो है ही, साथ में उसके रिजल्ट को एनालाइज भी किया जा सकता है, उनको स्टडी भी किया जा सकता है, फर्दर कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। वो इजी भी हैं और मीनिंगफुल भी हैं। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक डिफरेंस। आखिरकार इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है क्या? हालांकि हम आपको बता चुके हैं। पहला डिफरेंस है मीनिंग को लेकर। अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आपको पता है कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक एजम्पशंस हैं, और ये बेसिक एजम्पशंस बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए फॉलो की जाती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो एजम्पशंस नहीं हैं, ये ट्रेडिशंस हैं, यानी कस्टम्स हैं जिनको कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं लोग, और आज भी चल रहे हैं ऐसे ही। और ये क्यों फॉलो किए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। सो ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। हालांकि अगर हम इनको फॉलो नहीं करते तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी, लेकिन इनको फॉलो करने से अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लियर और मीनिंगफुल हो जाती हैं, इजी प्रिपेयर की जा सकती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है फाउंडेशन, यानी कॉन्सेप्ट्स को किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली किसके लिए प्रिपेयर किए गए हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, और इनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। हम इनको छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दो और ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो,
क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बेसिक एजम्पशन है भाई, अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग सही से हो ही नहीं पाएगी। दूसरी तरफ जो कन्वेंशंस हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होते हैं, लेकिन इनको फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे फिर भी हमारी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इनको फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बाय, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बनाता कौन है। देखिए, हर कंट्री में एक बोर्ड होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। इंडिया में भी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक बोर्ड है, ये एक बॉडी है जो कि बाय लॉ इस्टेब्लिश की गई है, और यही एक लॉ मतलब यही एक इंस्टीट्यूट है जो कॉन्सेप्ट्स बनाती है, एजम्पशंस बनाती है। जबकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं, कन्वेंशंस जो हैं, वो हमने आपको बताया कि ये तो ट्रेडिशंस से फॉलो होते आ रहे हैं, ये तो कस्टम्स हैं, इनको कोई भी बॉडी डेवलप नहीं करती है, ये तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बने हैं और चल रहे हैं। ये कॉमनली एक्सेप्टेड है, ये कॉमनली एक्सेप्टेड है, इनको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, लेकिन इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये बाय लॉ नहीं बनाए जाते, ये ट्रेडिशन से बने हुए हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस हमारे पास है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा या फिर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बाय लॉ डेवलप किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर बोर्ड होता है जो उनको डेवलप करता है, तो इनको हमें विदाउट एनी चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विदाउट एनी चेंज हमें इसको एज इट इज अप्लाई करना होगा अकाउंटिंग करने के लिए। जबकि कॉन्वेंशंस, ये ट्रेडिशंस हैं, बाय प्रैक्टिस डेवलप किए गए हैं, तो इनको हम चेंजेस के साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी हर बिजनेस अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करके इनको फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है बायसनेस, यानी भेदभाव। तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको विदाउट चेंजेस एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है, यानी इसमें कोई भी बायसनेस नहीं हो सकती, कुछ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि कन्वेंशंस जो हैं हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। अब क्योंकि उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं तो इसका मतलब इसमें बायसनेस हो सकती है, पॉसिबल है कि भेदभाव किया जा सके। सो चलिए फाइनली कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद ये टोटल हमारे पास 11 कॉन्सेप्ट्स हैं जो अकाउंटिंग में लॉ के द्वारा डेवलप किए जाते हैं और हमें ये एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। टोटल हमारे पास 4 कन्वेंशंस हैं जो कि लॉ के द्वारा डेवलप नहीं किए गए हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम से फॉलो होते आ रहे हैं, इनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक ये 3 कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। सो ये है हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और कॉमन डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अब इसके कॉन्सेप्ट के नेम से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहना चाहता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस की हम केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में मेजर की जा सकती हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि केवल हम उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम एक मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस इंकर्ड किए, फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, तो आपने अगर सैलरी पे की है तो उसकी कोई तो करेंसी डिनोमिनेशन होगी, रुपीस, डॉलर या कुछ भी। इंडिया में रुपीस चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने 50,000 रुपीज पे किए हैं, तो ये जो आपने 50,000 रुपीज पे किए हैं इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, हम इसको मनी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब हम इसको बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानते हुए अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। वहीं पर अगर मैं आपसे ये कहूं मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है वो कितना मोटिवेट है,
हम इसको मनी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं। वो मोटिवेटेड ज़्यादा है, कम मोटिवेटेड है, या बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, हम ये तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसकी कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर सकते। सो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है, जिनकी क्वालिटी तो है लेकिन क्वांटिटी नहीं है कोई, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर हैविंग सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू और मॉनेटरी टर्म। यानी ये कॉन्सेप्ट, ये एजम्पशन ये कहती है कि केवल और केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। जैसे कोई इंप्लॉय कितना मोटिवेटेड है, कोई मैनेजर रिटायर हो रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कोई वर्कर ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, पंक्चुअल है, किसी मैनेजर की हेल्थ पुअर है, ये सब हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो इंप्लॉय की मोटिवेशन, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। अगर इंप्लॉइज मोटिवेट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, पंक्चुअल होंगे, तो भाई ऑब्वियसली बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन ट्रांजैक्शन को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इनकी क्वांटिटी कितनी है वो हमें नहीं पता चल सकता, इसीलिए हम इनको रिकॉर्ड नहीं करते। सो ये एक एजम्पशन है। As per this concept, only monetary transactions need to be identified and recorded. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा फंडामेंटल बेसिक एजम्पशन है जो ये कहता है कि केवल और केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे जिनकी एक मॉनेटरी टर्म है, और जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी हम उनको ना ही आइडेंटिफाई करेंगे ना ही रिकॉर्ड करेंगे। एक और चीज जो इस कॉन्सेप्ट में आपको फॉलो करनी है वो है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी आपकी जो है वो कांस्टेंट मानी जाएगी, यानी मनी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस टाइम पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है, जिस टाइम पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उस टाइम पर जो मनी की वैल्यू होगी हमें वही वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। यानी फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस आते हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाता है या प्राइस डिक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो जाती है, तो वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना। ये हमारी एजम्पशन है। सो जैसे कि हमने कहा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिक एजम्पशंस हैं, रियलिटी नहीं है, फिर भी हमें इनको फॉलो करना पड़ता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, मनी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट। मार्केट में अगर कोई प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो मनी की वैल्यू चेंज होगी, रियलिटी यही है। लेकिन हमें इस रियलिटी को दूर कर देना है। हमें यह मानना है कि भाई मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फ्यूचर की जो चेंजेस हैं हमें उसको इग्नोर करना है। अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, इंक्रीज डिक्रीज होता है मनी की वैल्यू में, तो वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना। हमें कांस्टेंट रेट पर मनी की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। सैलरी पेड 50,000, करंट ईयर की ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड की है, अभी जो मनी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग 50,000 है, तो आपको 50,000 ही रिकॉर्ड करना है। कोई चेंजेस आपने बाद में इनिशिएट नहीं करने। बाद में अगर सैलरी में कोई चेंज आता है तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं करना, आपकी वैल्यू सेम रहेगी। सो इन शॉर्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें बिजनेस में सिर्फ केवल और केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी वैल्यू में प्रेजेंट की जा सकती हैं। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कौन सी वाली? जो मॉनेटरी टर्म में है। कौन सी मॉनेटरी टर्म? जो राइट नाउ प्रेजेंट वैल्यू पे आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि फ्यूचर चेंजेस आपने रिकॉर्ड नहीं करने हैं, नो फ्लक्चुएशन। कौन सा रेट होगा? कांस्टेंट। मार्केट में जो कांस्टेंट मनी की वैल्यू चल रही है, आपको वही रेट पर उसको रिकॉर्ड करना है। जिस टाइम की ट्रांजैक्शन है, जिस वक्त की ट्रांजैक्शन है, उसी रेट पर उसको रिकॉर्ड करना है।
नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट हमारे पास है कॉमन डिनोमिनेटर, यानी अगर हम मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक कॉमन डिनोमिनेटर होगा जिसकी हेल्प से हम बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे बिजनेस ने अगर सैलरी पे की है तो सैलरी कितनी पे की है ये तो हम रुपीस में ही मेंशन करेंगे, और बिजनेस को कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये भी हम रुपीस में ही मेंशन करेंगे। यानी अगर मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए तो बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कि आप मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप अपनी बिजनेस की वर्थ, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। मान लो आपके पास, आपके बैंक में 10,000 रुपीज है, दूसरी तरफ आपके पास 1,000 टन्स आपका स्टॉक पड़ा हुआ है। आपके बिजनेस में 2 कंप्यूटर्स हैं, आपके पास 10 स्टील कैबिनेट्स हैं, आपके पास 5 मशीन्स हैं आपके बिजनेस में, और आपके पास बिजनेस में 2 फर्नीचर की वैल्यूज हैं, टेबल, आपके पास टेबल है। तो क्या आप बता सकते हो विदाउट एनी मॉनेटरी रेफरेंस कि आपके बिजनेस की वर्थ कितनी है? नहीं बता सकते, क्योंकि कोई कॉमन यूनिट नहीं है, कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहोगे कि बैंक में 10,000 है, आपका जो 1000 स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू 20,000 है, जो आपके पास 2 कंप्यूटर हैं उनकी वैल्यू 60,000 है, आपके पास जो 10 स्टील कैबिनेट्स हैं उसकी वैल्यू 45,000 है, आपके पास जो 5 मशीन्स हैं उनकी वैल्यू 2 लाख है, और जो आपके पास 2 फर्नीचर पड़े हैं उनकी वैल्यू 10,000 है। तो क्या अब आप बता सकते हो आपके बिजनेस में वर्थ कितनी है, एसेट्स कितनी है टोटल? यस। यानी इन शॉर्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है ताकि हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकें, उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकें, और साथ ही साथ बिजनेस की टोटल वर्थ कितनी है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, वो पता लगा सकें। क्योंकि अगर हमारे पास कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं होगा तो हम अपनी वैल्यू को पता नहीं लगा पाएंगे। सो पहला बेनिफिट जो मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से हमें मिलता है वो क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर। मनी एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, जिसकी हेल्प से हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है, इनको यूज करते हुए मनी वर्थ फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मनी। अब क्योंकि हमने मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में ये एज्यूम किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि हमारी मनी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो इसके कारण हमें एक और बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एट डिफरेंट टाइम। मान लीजिए आपने एक एसेट एक्वायर की आज से 10 साल पहले, और अब आपने एसेट एक्वायर की है प्रेजेंट में, तो क्योंकि दोनों ही ईयर्स में हमने अपनी मनी की वैल्यू को कांस्टेंट माना है, हमने कोई चेंज नहीं रिकॉर्ड किया, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया, हम अपनी मनी को कांस्टेंट मानते हैं मनी मेजरमेंट में, तो इसका मतलब हम अपनी 2 एसेट्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों में मनी की वैल्यू को कांस्टेंट रखा है रुपीस। अगर हम चेंज कर देते तो फिर इनको आइडेंटिफाई करना, प्लस करना, समेशन करना, एडिंग अप करना मुश्किल हो जाता। सो इन शॉर्ट मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में हम अपनी मनी की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए हम डिफरेंट टाइम्स पर एक्वायर की गई एसेट्स को ऐड करके टोटल वर्थ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका एड अप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन, यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बहुत ही सिंपल है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें केवल और केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, जो नॉन मॉनेटरी है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एक बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि
बिजनेस की बहुत सारी ऐसी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हैं जो उसके बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी ऑफ वर्कर्स, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, मोटिवेशन, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ये सब एक बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन क्या फायदा इनकी कंट्रीब्यूशन का? इनको तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि हमें मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनिटरी को नहीं। सो पहला डिसएडवांटेज यही है कि मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बिजनेस की बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते जो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ऐसे ही सेकेंड डिसएडवांटेज हमारे पास है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मनी। अब जैसे कि आपको पता है कि मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में हम मनी की वैल्यू को कांस्टेंट मानते हैं, यानी हम ये एज्यूम करते हैं कि मनी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि ये रियलिटी नहीं है। मनी की वैल्यू चेंज होती है, मार्केट में इन्फ्लेशंस डिफ्लेशंस होती हैं, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, जिसके कारण मनी की वैल्यू भी इफेक्ट होती है। यानी इन शॉर्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जो कि बेनिफिशियल है। हम डिफरेंट टाइम्स पर एक्वायर की गई एसेट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी से तो बहुत दूर है ना। ये एजम्पशन रियलिटी से बहुत दूर है। रियलिटी में मनी की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मनी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट का क्या है? कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मनी। हम ये एज्यूम करके बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि मनी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू तो कांस्टेंट कभी होती ही नहीं है। सो ये हमारे पास था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो ऐसे ही सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आज के इस लेक्चर में आपको बिगिनिंग में अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक्सप्लेन किया था। और ये एक ऐसी बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जिसके ऊपर बेस्ड हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इवन मेजरमेंट करते हैं। सो अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाता तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड करना है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में एंटिटी का मतलब है सेपरेट आइडेंटिटी। सो अकाउंटिंग करते हुए हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि हर बिजनेस की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ऑनर के द्वारा, लेकिन फिर भी एक बिजनेस अपने ऑनर से सेपरेट आइडेंटिटी रखता है। ऑनर एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किया जाता है और बिजनेस एक सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी ऑनर और बिजनेस दोनों इंडिविजुअल कैपेबल पर्सन हैं जो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनर के द्वारा जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ऑनर अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और जो कैपिटल ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, बिजनेस उसको लायबिलिटी ट्रीट करता है। वो इसको लायबिलिटी इसलिए ट्रीट करता है क्योंकि ये बिजनेस का पैसा नहीं है, ये ऑनर का पैसा है। और क्योंकि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, ये उसकी लायबिलिटी है, इसीलिए बिजनेस को इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है ऑनर को, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक सिमिलर सिचुएशन है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। सिमिलरली ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है।
आपने अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल, लेकिन बिजनेस इसको अपना पैसा नहीं ट्रीट करेगा क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इसलिए ये इसको लायबिलिटी ट्रीट करते हुए इंटरेस्ट पे करेगा ऑनर को। यानी इन शॉर्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहना चाहता है कि बिजनेस में ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और बिजनेस की पर्सनल ट्रांजैक्शन को ऑनर अपने यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेगा। दोनों सेपरेट कैपेबल पर्सन्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हैं। ऑनर के द्वारा जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उस पैसे के लिए बिजनेस उनको इंटरेस्ट देता है क्योंकि ये ऑनर का पैसा है, बिजनेस का नहीं। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। ऑनर अपने नेम से जाना जाता है, ऑनर अपने काम से जाना जाता है, और बिजनेस अपने नाम से जाना जाता है, अपने काम से जाना जाता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस है। बिजनेस चाहे तो अपने नेम से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ बिजनेस, ये बिजनेस का नेम है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया जाएगा किसी भी आउटसाइडर पार्टी के साथ तो वो इस नेम से एंटर किया जाएगा, ऑनर के नेम से नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है जो ये कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखता है। बिजनेस अपने नेम से जाना जाता है, वो ऑनर के नेम से नहीं जाना जाएगा। इसका मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो क्यों किया जाता है, यानी हम ऑनर और बिजनेस को सेपरेट क्यों मानते हैं जबकि ऑनर का ही बिजनेस है। ऑनर ने स्टार्ट किया है तभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अगर ऑनर होता ही नहीं तो बिजनेस स्टार्ट कौन करता। तो ऑनर ही बिजनेस है, बिजनेस ही ऑनर है। हम ये क्यों नहीं मान सकते, हम अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस और ऑनर को सेपरेट क्यों करते हैं। सो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट को हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम ऑनर की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की ट्रांजैक्शन से सेपरेट कर सकें। क्योंकि अगर हम ऑनर और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट नहीं करेंगे, ऑनर ही बिजनेस है, बिजनेस ही ऑनर है, अगर हम ये मान के अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाएंगी और बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो बिजनेस में रिकॉर्ड की ही जाएंगी, जिसके कारण हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि बिजनेस ने एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या की है। एक बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि बिजनेस की अपनी खुद की एसेट्स कितनी हैं और अपनी खुद की लायबिलिटीज कितनी हैं। क्योंकि अगर हम ऑनर ही बिजनेस है, बिजनेस ही ऑनर है, ये कॉन्सेप्ट के साथ अकाउंटिंग करेंगे तो ऑनर की पर्सनल जो ट्रांजैक्शन है, डोमेस्टिक लेवल की ट्रांजैक्शन, अपने चिल्ड्रंस की स्कूल फीस पे करना, अपने घर का रेंट पे करना, या फिर डोमेस्टिक जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बिजनेस में हम रिकॉर्ड करने लग जाएंगे। और अगर वो बिजनेस में रिकॉर्ड होने लगे तो हमें बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, हम नहीं पता लगा पाएंगे क्योंकि हम ऑनर की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो मेन रीजन क्या है क्यों हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ऑनर की ट्रांजैक्शन से सेपरेट करते हैं, ताकि हमें बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसकी एक्चुअल पोजीशन, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के बारे में पता चल सके। इट मीन्स कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, सिंगल ऑनर पर्सन, या फिर पार्टनरशिप है, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, चाहे ज्वाइंट कंपनी ही क्यों ना है, जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं उन सभी को ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ऑनर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट।
बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास हैं बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ऑनर को सेपरेट सेपरेट मानते हुए सिर्फ बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली। अब ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हम ऑनर और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देंगे तो हम केवल और केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा, यानी बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस अर्न किया। सो इन शॉर्ट, अगर हम ऑनर और बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट करते हैं तो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे और हमें बिजनेस के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। सेकेंड हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन ऑनर एंड बिजनेस। अब कई बार ऑनर और बिजनेस के बीच में म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं। सो अगर हम ऑनर और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट नहीं करेंगे तो हो सकता है हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही ना कर पाएं, लेकिन अगर हम ऑनर और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करेंगे तो इन दोनों के बीच में परफॉर्म की जाने वाली ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ऑनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है, और ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने ऑनर को वापस करनी है। सो क्या लिखेंगे, ड्यू टू ऑनर। सो ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है, और ये कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस ने ये पैसा ऑनर को वापस करना है। सिमिलरली, अगर बिजनेस ऑनर को कोई पैसा देता है पर्सनल यूसेज के लिए, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, और ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। सो इन शॉर्ट, ऑनर और बिजनेस के बीच में जो ड्राइंग्स और कैपिटल जैसे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं, इनको रिकॉर्ड करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड ही ना कर पाए। सो सेकंड बेनिफिट क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनर और बिजनेस के बीच में परफॉर्म की जाने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारे पास है असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अब क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर एक सेपरेट पर्सन है जिसकी अपनी पहचान है, अपनी कैपेबिलिटीज है, और बिजनेस एक अलग पर्सन है जिसकी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी अलग पहचान है। सो क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर और बिजनेस में हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम पता लगा पाते हैं कि कौन सी ऑनर की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पर्सनल हैं और कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ऑल ओवर बिजनेस में परफॉर्म की गई हैं। सो क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, इसका मतलब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर उसने कितना लॉस बियर किया। यानी इन शॉर्ट, अगर हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सी ऑनर की ट्रांजैक्शन है और कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। सो ट्रांजैक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हुए हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए प्रॉफिट और लॉस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास है असर्टेनमेंट ऑफ एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस की एसेट्स कितनी हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं, ये पता लगाना। अब क्योंकि हम ऑनर और बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऑनर की पर्सनल एसेट्स हैं, कौन सी ऑनर की पर्सनल एसेट्स हैं और कौन सी ऑनर की पर्सनल लायबिलिटीज हैं। क्योंकि हमें पर्सनल एसेट्स और पर्सनल लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करना है, हमें केवल और केवल बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है। सो इन शॉर्ट, अगर आप पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज, बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो भी ये आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। सो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या बेनिफिट है? ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने से हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम बिजनेस की
एसेट्स और लायबिलिटीज को डिफरेंशिएट कर सकेंगे पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज से, और जिसकी हेल्प से हम बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसे ही लास्ट बेनिफिट हमारे पास है कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें एक बिजनेस के हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जा सकती है। जैसे एक बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ऐसे ही और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये अपने लेवल पर अकाउंटिंग कर पाएं, इसका बेनिफिट हमें मिलता है। यानी जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस के साथ डील करता है, वो अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। प्रोडक्शन, सेल और परचेज हर डिपार्टमेंट एक सेपरेट एंटिटी है। सो इसका मतलब अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को चाहें तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट अपने आप को सेपरेट एंटिटी मानते हुए, सेपरेट आइडेंटिटी मानते हुए अपनी अकाउंटिंग करे और अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करे, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करे। इन शॉर्ट, अगर हम बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को चाहें तो एवरी यूनिट में इंडिविजुअली अप्लाई करके रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट की एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। सो ये था हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसका सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें बिजनेस को और ऑनर को सेपरेट आइडेंटिटी मानते हुए पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है और केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करना है और रिकॉर्ड करना है, ताकि हम बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम और एक्सपेंडिचर्स को आइडेंटिफाई कर सकें और रिकॉर्ड कर सकें। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो पर्सनल और बिजनेस की ट्रांजैक्शन मर्ज हो जाएंगी, जिसके कारण हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को पता नहीं लगा पाएंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होने वाला है जो ये कहेगा कि एक बिजनेस जो है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी एक जो बिजनेसमैन है वो हमेशा ये सोचकर बिजनेस स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी बिजनेसमैन ये सोचकर कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करता कि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो हफ्ते, 2 महीने या 2 साल बाद हम उसको बंद करेंगे। हर पर्सन यही बिजनेस सोचकर स्टार्ट करता है कि उसका बिजनेस उम्र भर चलता रहेगा। हालांकि ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है। आपको पता है ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब एजम्पशंस हैं, तो ये भी एक एजम्पशन है। हम ये मानकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। नेवर नो कि कब बिजनेस बंद करना पड़ जाए। हो सकता है सुबह बिजनेस स्टार्ट किया, शाम को बंद करना पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, बिजनेस तबाह हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन एक बिजनेसमैन हमेशा ये एज्यूम करता है कि उसका बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा, वो कभी भी अपने बिजनेस को क्लोज नहीं करेगा। सो गोइंग कंसर्न, यानी बिजनेस जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। एक बिजनेस यही सोचकर स्टार्ट किया जाता है कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, यानी एक ऐसा पीरियड जिसके बारे में अनुमान लगा पाना डिफिकल्ट है, इनडेफिनेट पीरियड। एक बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगा, यानी इन्फिनिटी टाइम ऑफ पीरियड, जिसके बारे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक एजम्पशन है जो ये कहता है कि बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा लॉन्ग पीरियड के लिए। हर पर्सन यही सोचकर बिजनेस स्टार्ट करता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
और assumption. A business is never started with the intention of winding up. यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस कभी भी ये सोचकर नहीं स्टार्ट किया जाता कि हम उसको कभी बंद करेंगे. Instead, it is assumed that business will continue its operation for indefinite period. बल्कि ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट पीरियड के लिए. इसका मतलब बिजनेस जो है वो लंबे समय के लिए चलता रहेगा. लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि बिजनेस परमानेंट कंटिन्यू करेगा, कभी जिंदगी भर बंद नहीं होगा. नेवर नो कब बंद करना पड़ जाए. दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट मीन्स परमानेंट कंटिन्यूएंस ऑफ अ बिजनेस. इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस जिंदगी भर चलता रहेगा. हाँ, हम सिर्फ ये एज्यूम करते हैं कि इसका पीरियड जो है वो इनडेफिनिट है, इन्फिनिटी पीरियड है. कब बंद करना पड़ जाए नहीं पता, लेकिन चलता रहेगा काफी लंबे समय तक. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा. अब क्वेश्चन ये है कि हम ये क्यों एज्यूम करें कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस जो है वो काफी देर तक चलता रहेगा. और वो ये इसलिए कहता है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स के बीच में. बिजनेस जो है जब स्टार्ट किया जाता है तो तरह तरह के एक्सपेंडिचर्स इंकर किए जाते हैं. उसमें से कुछ एक्सपेंडिचर्स शॉर्ट टर्म के होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, जो कि मंथली ईयरली बेसिस के ऊपर पे किए जाते हैं. जबकि कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो किए तो करंट पीरियड में जाते हैं लेकिन उनका बेनिफिट हमें काफी देर तक मिलता रहता है. जैसे मशीन्स. अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो करंट ईयर में किया जाएगा. मान लो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपने मशीन एक्वायर की 10 लाख की. तो ये जो 10 लाख की आपने मशीन एक्वायर की है, इसका खर्चा आपने करंट ईयर में किया है, लेकिन भाई इसका बेनिफिट तो आपको 4, 5, 10 या 15 साल तक मिलता रहेगा. इसका मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंशिएट कर सकें. अब आपका क्वेश्चन होगा हमें इसको डिफरेंशिएट करना ही क्यों है. क्योंकि सिंपल है, अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंट नहीं करेंगे तो हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने 10 लाख की मशीन एक्वायर की. 10 लाख की मशीन एक्वायर करके आपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, उनको सैलरी दी, वेजेस दी, रॉ मटेरियल एक्वायर किया. मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आपका टोटल इनकम हुआ 3 लाख. 10 लाख की तो आपने मशीन ले ली, 3 लाख का आपको जो लास्ट में इनकम हुआ है. तो 10 लाख आपका एक्सपेंडिचर, 3 लाख आपका इनकम, तो जो बचा प्रॉफिट वो क्या होगा, वो तो -7 लाख होगा. इसका मतलब ये जो खर्चा है 10 लाख, ये हम करंट ईयर में ट्रीट नहीं कर सकते. अगर हम करंट ईयर में ट्रीट करेंगे तो ऐसे तो कभी बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही नहीं, कभी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पाएगा. सो मशीन एक लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर है. ये जो 10 लाख का खर्चा हमने किया, इसको हम करंट ईयर में ट्रीट नहीं कर सकते. हम इसमें क्या ट्रीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंडिचर. मान लो ये जो मशीन है वो 10 लाख की है और ये 10 साल चलेगी. 10 साल चलेगी मतलब हर साल हम इसको कितना इस्तेमाल करेंगे, 1 लाख. हम इसकी 1 लाख की यूसेज हर साल करते रहेंगे. सो इन शॉर्ट हमें इसमें से 1 लाख माइनस करना चाहिए, ना कि 10 लाख. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि बिजनेस काफी देर तक कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगा. और ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कर सकें. डिफरेंशिएट करके हम एक्चुअल परफॉर्मेंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती है वो फाइंड आउट कर सकें. हम 10 लाख इसमें से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये 10 लाख करंट ईयर का नहीं है. इसमें से 9 लाख तो आने वाले कुछ सालों का लॉस है. करंट ईयर में हमने मशीन को सिर्फ 1 लाख का यूज किया है.
सो इन शॉर्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसलिए एज्यूम किया जाता है ताकि हम सैलरी और मशीन्स जैसे एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंशिएट कर सकें। जो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगा, और ये एजम्पशन जरूरी इसलिए है ताकि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंशिएट कर सकें। अगर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो आप पूरी की पूरी मशीन की वैल्यू एक ही साल में डिडक्ट कर दोगे, पहले ही साल में माइनस कर दोगे, और आपका बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ऐसे तो फिर कभी आपका बिजनेस प्रॉफिट में आ ही नहीं पाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा। फर्स्ट है एक्ट एज अ फंडामेंटल assumptions फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करता है और रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक बेसिक एजम्पशन है, ताकि जो सैलरी जैसे एक्सपेंसेस हैं वो करंट ईयर में रिकॉर्ड करते हुए शॉर्ट टर्म के एक्सपेंडिचर मानते हुए हम उसको रिकॉर्ड कर पाए प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरी तरफ जो मशीन जैसे बड़े खर्चे हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर उनको हम डिफरेंशिएट करके एसेट में रिकॉर्ड कर पाए। सो इन शॉर्ट अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस प्रिपेयर करनी है तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर में डिफरेंशिएट करना होगा। आपको पता लगाना होगा कि सैलरी हमारी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है या लॉन्ग टर्म, मशीन की एक्विजिशन हमारी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है या लॉन्ग टर्म, क्योंकि सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि मशीन को हम एसेट एज्यूम करते हैं और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करते। सो इन शॉर्ट रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स को प्रॉफिट एंड लॉस में और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स को एसेट्स और लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करने के लिए ही हमें ये एजम्पशन फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम ये एजम्पशन फॉलो नहीं करेंगे तो हम मशीन के खर्चे को भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसके कारण हमारा बिजनेस लॉस में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प इन डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। अब जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया, सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम बेसिकली इसलिए फॉलो करते हैं ताकि एक बिजनेस अपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स को और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स को डिफरेंशिएट कर सके। रिकॉर्डिंग करने के लिए उसको पता चल सके कि कौन से हमारे डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, और कौन से हमारे नॉन रेकरिंग के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि डेली बेसिस पे नहीं किए जाते, जो कि रैंडमली किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीन्स। सो इन शॉर्ट एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट करने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर्स को सेपरेट करने के लिए हम गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो सेम वही पॉइंट, हम एसेट की एक्विजिशन को भी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे रेवेन्यू नेचर का खर्चा मानते हुए, जिसके कारण बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ऐसे ही थर्ड बेनिफिट हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जैसे कि पता है एसेट्स की मेजर क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह की है, फिक्स्ड एंड करंट। यानी कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और कौन सी शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो करंट ईयर की एसेट्स होती हैं शॉर्ट टर्म की, उनका टेन्योर 1 ईयर का होता है, और जो लॉन्ग टर्म की होती है उनका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा का होता है। सिमिलरली जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स्ड लायबिलिटीज़ जिनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं, और दूसरी होती हैं करंट लायबिलिटीज़ जिनको हम शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज़ कहते हैं। सो कौन सी फिक्स्ड लायबिलिटीज़ हैं, कौन सी करंट लायबिलिटीज़ है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं।
सो ऐसे नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास है प्रॉपर अटेंशन टू द प्रिपरेशन ऑफ करंट ईयर। यानी अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल करंट ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं और जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको हम एसेट्स और लायबिलिटीज में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो ना करें तो हो सकता है हम एसेट्स और लायबिलिटीज को भी यहाँ पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, जिसके कारण हम अपने करंट ईयर की परफॉर्मेंस को पता नहीं लगा पाएंगे। हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे करंट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि हमने तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को मर्ज कर दिया। यानी इसका मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने करंट ईयर की परफॉर्मेंस पता लगाना चाहते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस आज की कितनी है, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए एसेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेट ट्रीट करते हुए बैलेंस शीट में और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हुए अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को पता लगाना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर अटेंशन इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, सेकंड हमारे पास है मार्केट प्राइस, थर्ड हमारे पास है फेयर वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू। तो बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करने के, यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के। सो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना ज़रूरी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, अदरवाइज इनका रिकॉग्नाइजेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प इन एस्टिमेटिंग द लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब जैसे कि आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स को के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम उसकी लाइफ को भी एस्टिमेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने मशीन एक्वायर की जिसकी वैल्यू है 10 लाख और आपने एस्टिमेट लगाया कि ये मशीन हमारी 10 साल के लिए चलेगी, 10 ईयर्स। तो एवरी ईयर आप कितनी अमाउंट डिडक्ट करोगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से? 1 लाख। सो क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम केवल और केवल करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। 1 लाख जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, डेप्रिसिएशन है, इसकी हेल्प से हम एसेट की लाइफ को भी एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी हमारी एसेट जो है वो कितनी देर तक चलेगी, हम ये भी एस्टिमेट इसके अंडर ही करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास है हेल्प इन ट्रीटिंग सम स्पेशल ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में कुछ ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शंस ट्रीट की जाती हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं जिनका ट्रीटमेंट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सैलरी पेड इन एडवांस, मान लीजिए आपने 50,000 की सैलरी जो है वो अपने एडवांस में पे कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब क्योंकि ये आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे की है, इसका मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका बिजनेस अगले साल भी चलेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है ना कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। तो आपने एडवांस सैलरी पे की है, इसका मतलब आप ये एज्यूम कर रहे हो कि आपका बिजनेस अगले साल भी चलेगा, तभी तो आपने सैलरी दी है, तभी तो आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। इन शॉर्ट कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसका ट्रीटमेंट हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। सो अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ना होता तो आप इसको कैसे ट्रीट करते? लेकिन अब आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जो ये एज्यूम करता है कि आपका बिजनेस इन्फिनिटी पीरियड के लिए चलता रहेगा। तो अब आप इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? सैलरी पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पैसा दिया है, यानी ये आपकी एसेट है, आप इसको एसेट ट्रीट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प इन गेटिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा।
हम कभी भी ये एज्यूम नहीं करते कि हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो 6 महीने बाद बंद कर देंगे। क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है, तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स मिल जाते हैं। जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है आपने, जो कि 5, 10 या 15 साल में कंस्ट्रक्ट होगा, तो इसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा ना जब आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, जब आप ये कहोगे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करता है। और अगर आप ये कहोगे कि भाई हमने तो बिजनेस स्टार्ट किया है आज और 6 महीने बाद बंद कर देंगे, तो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म लोन्स और कॉन्ट्रैक्ट मिल ही नहीं पाएंगे। यानी इन शॉर्ट, अगर आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का एंड लोन्स का। ऐसे ही लास्ट बेनिफिट हमारे पास है गिव बर्थ टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हमें अपनी अकाउंटिंग करनी चाहिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और वो नॉर्मली 12 मंथ्स का पीरियड होता है। यानी 12 महीने के बाद हमें अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंटरवल्स के टाइम पर चेक करनी चाहिए। हर 12 महीने के इंटरवल्स के बाद हमें अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस और पोजीशन फाइंड आउट करनी चाहिए। ये होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही निकला है, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगा, हमारा बिजनेस जिंदगी भर चलता रहेगा। इसीलिए तो हम अब अपनी अकाउंटिंग जो है वो डिवाइड कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स में। हर 12 महीने बाद हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हर 12 महीने के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन को चेक करते हैं। इन शॉर्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने ही अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और हमने फर्स्ट 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस किए: मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।